यात्रा वृत्तांत कम संस्मरण के पाठकों और श्रोताओं को सादर नमस्कार। आप भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला श्रृंखला में दूसरे एपिसोड कोहरे में बारिश, जो संस्मरण पुस्तक विकास से परे अंधेरे से घिरे में ये संस्मरण कोहरे में बारिश। वैसे इस संस्मरण पुस्तिका में यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण भील क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा के सहरिया, केलवाड़ा, मध्य प्रदेश की शिवपुरी के सहरिये और बूंदी जिले के पाली गांव के दो वृद्धजनों से चुनाव के दौरान हुई मुलाकात और शिमला में रहे एसोसिएट के रूप में शिमला में कोई 5 बार एक माह के लिए रहना हुआ। 3 महीने, कुल मिला के 3 महीने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला की ये जो इमारत चर्च जैसी दिखाई दे रही है, इस पर जब तीसरी बार यानी अंतिम बार मैं वहाँ एसोसिएट के रूप में था, तब क्यों कर मुझे यकाएक ये ख्याल आया कि इस विषय पर लिखा जाना चाहिए, खासकर कोहरे में बारिश। महीना मई का था। मेरे कमरे में 2 एसोसिएट और थे, वर्धा से आए डॉक्टर उमेश कुमार सिंह और खगड़िया से राम पूजन सिंह। संयोग से हम तीनों ही हिंदी साहित्य से थे और एक ही कमरे में। तीनों की नेचर के बारे में आपको बताया जाएगा, बल्कि 9 और एसोसिएट जो साथ में थे उनके बारे में भी, और फेलो जो 1-1 साल के रहते हैं। पिछली एपिसोड में विस्तार से बताया गया है कि यहाँ 2 तरह के प्रतिभागी रहते हैं। एसोसिएट जो 1 महीने के लिए शोध लिख करके पत्रवाचन करते हैं, जिसमें फेलो भी शामिल होते हैं, या फेलो अतिथि अध्यक्षता निभाते हैं और अध्यक्षीय उद्बोधन में उस पत्र पर अपनी राय टिप्पणी देते हैं। एसोसिएट अपनी टिप्पणियां देते हैं। 15-20 मिनट इसी बहस में गुजरते हैं और मेरी बहस जबलपुर से आए दर्शन शास्त्री दुबे, जो बोले कि मैं ओशो पर पत्रवाचन करूँगा, मैंने सुनते ही कहा कि ठीक, इस पर मैं आपसे कभी भी बात कर सकता हूँ, और जिस दिन पत्रवाचन होगा मेरे 2-4 सवाल इसलिए होंगे कि मैं ओशो को पढ़ता रहा हूँ और आप दर्शन शास्त्र से संबंधित इसलिए आपने ओशो लिया है। उनके चरित्र व्यवहार को लेकर के भी हम यहाँ विस्तार से बात करेंगे। आप ये समझ सकेंगे कि जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के प्राध्यापक बाय नेचर किस तरह से उनकी फितरत होती है, और ख़ास करके देश भर से चुनिंदा 10, 15, 20 फेलो और एसोसिएट जो उच्च अध्ययन संस्थान में रहते हैं, या 3 बार के मेरे अनुभव के आधार पर ये 13-14 पन्ने लिखे गए हैं। इसका एक तरह का सारांश मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कोहरे में बारिश क्यों कहा गया, क्यों लिखा गया कि कोहरे में बारिश? माना जाता है कि तलहटी या मैदान में रहने वाले अक्सर बारिश जब होती है तो बरसात में होती है, लेकिन मई के महीने में कभी भी कोहरा नहीं पड़ता। ये मैदानी इलाकों का एक सच है। मैं मई महीने में 2 बार, सितंबर में 1 बार रहा। अंतिम बार जब मई महीने में मैंने सुबह टीन की छत पर, जो ही लाल टीन की छत याद आती है, निर्मल वर्मा याद आते हैं। मैं आगे चल करके बताऊंगा कि या दूधना सिंह, निर्मल वर्मा, वीर भारत तलवार जैसे फेलो रह चुके हैं, तो लाल टीन की छत से निर्मल वर्मा याद आते हैं। शायद यही फेलो रहते हुए उन्होंने लिखी। वो चूँकि वो शिमला के रहने वाले थे और फेलो हुए।
तो लाल टीन की छत या हरे या लाल टीन ही की छत बनी होती है, ढलवा। मेरी नींद खुली नहीं थी, और खुली तो टीन पर मोटी मोटी बूंदें बरसात की गिरने से नींद खुली। और जब बाहर निकला तो देखा कि कोहरा छाया हुआ है। मैं कमरे में वापस आया और मैंने उमेश कुमार सिंह, जो वर्धा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, वो हिंदी अधिकारी के रूप में गोवा रह चुके हैं, और उसी पद को छोड़ करके वापस वर्धा में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आए, जो मेरे जेएनयू में मेरे क्लासमेट और पीएचडी साथ की थी, वो साथ ही मेरे कहने सुनने से हम दोनों साथ आए थे। इसलिए बार बार जिक्र उमेश कुमार सिंह का आता है और वीर भारत तलवार का इसलिए आएगा कि वीर भारत तलवार ने हम दोनों को पढ़ाया, और वो मेरे शोध पत्र के वाचन जिस दिन किया जाता है उस दिन वो उसके अध्यक्षीय उद्बोधन देते हैं, और भी बहुत सारे फेलो जिनका इस संस्मरण में जिक्र आएगा। इसे आयुषी क्यों कहते हैं? जहाँ पर हमें ठहराया गया। आयुषी का मतलब अंतर अनुशासनिक विश्वविद्यालय केंद्र। चूंकि विश्वविद्यालय केंद्र की ही सारी कुछ योजनाएं हैं, सारा भी हर्जा खर्चा वही उठाते हैं, उसी में हमें ठहराया जाता है। ऊपर पुरुष रहते हैं, नीचे महिलाएं रहते हैं। पहाड़ पर लोगों का आकर्षण, पहाड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र क्यों कर रहा और अंग्रेजों का भी रहा, तभी लॉर्ड कर्जन ने इस जगह का चुनाव किया और ये इमारतें अपने शासन चलाने के लिए बनाई थी। लेकिन मैं पुनः वापस लौटता हूँ, कोहरे में बारिश क्यों कहा गया, इसका खुलासा मैं शुरुआत में ही कर दूँ। क्योंकि जब मैं जो ही कमरे से बाहर आया और मैंने देखा कि कोहरा छाया हुआ है और टप टप बूंदें गिर रही है, मैंने कहा उमेश कुमार सिंह, ये सोने का वक्त नहीं है, ये बाहर आने का वक्त है। हम देखेंगे यहाँ से ये इमारत और आयुषी जहाँ हम ठहराए गए हैं करीब करीब आधा किलोमीटर चढ़ाई चढ़ कर के यहाँ तक पहुँचा जाता है। मैंने कहा कि आज संडे है, ये बंद रहेगा, लेकिन हम इस मौसम का लुत्फ़ उठाएंगे। वैसे भी हम सुबह सुबह प्रातःकालीन वॉक किया करते थे, तो मैंने कहा आज वॉक इसी में होगी, हम छतरी साथ में ले चलते हैं। हम जो ही 15-20 मिनट की पैदल यात्रा के बाद इस इमारत के बिल्कुल एक छोर पर जहाँ बैठने का स्थान था और रोड नीचे की तरफ जाता है, वहाँ बैठ गए थे। इसके बाद जब बारिश होने लगी तो मैंने कहा उमेश कुमार सिंह, ये कोहरे में बारिश तो ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं, और ये अनुभव मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और वहीं से मेरे ख्याल में आया कि कोहरे में बारिश पर लिखा जाना चाहिए, यानी कोहरे में बारिश होती है, कोहरे में भी बारिश होती है। और इस तरह से अनूठे चमत्कारिक इस इमारत के बारे में, इस संस्था की फितरत के बारे में, और संस्था क्यों खींच करके लोगों को लाती है, उन लेखकों को जो लेखन को ही कर्म मानते हैं, कलमकारी का ही पेशा चुनते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े उपन्यासकार, बड़े बड़े प्रोफेसर वहाँ पहुँचे हुए हैं, जिनसे मेरा संपर्क हुआ, जो मेरे साथ रहे, उनका जिक्र आगे संस्मरण में करने वाला हूँ। तो थोड़ी देर में ये बताया जाए कि पहाड़ लोगों का आकर्षण केंद्र हमेशा से रहा है, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़े लिखे। अगर अनपढ़ हुए या मध्यम वर्गीय हुए तो तीर्थ यात्रा के बहाने बद्रीनाथ केदारनाथ पहुँचे, और उस अनुभव के आधार पर वो अन्य लोगों को अपनी यात्रा संस्मरण सुनाएंगे और वो लोग पहुँचेंगे। लेकिन मैं यहाँ इस पहाड़ पर खींचा चलाया तो दो कारण से, और दो कारणों में एक था ये भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, दूसरा शिमला की हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता, मन मोह लेने वाली। इसके अलावा भी कुछ कारण हैं, जिसमें से कोहरे में बारिश जो आपके सामने, पहाड़ी पर रहने वाले
उनका जीवन देखिए कि उनका पूरा जीवन पहाड़ पर उतरते और चढ़ते में ही गुजरता है। इसका अनुभव हमें सिर्फ 1 महीने के लिए होता है। यहाँ पर हमें माल रोड पर जाते हुए उमेश कुमार सिंह बोले कि यहाँ के बहुत बड़े राइटर कहानीकार है S.R. हरनौत। उनके के पास मोबाइल नंबर भी था और संयोग से उन्हें मोबाइल पर बात की कि आज हम आपसे मिलेंगे, साथ में रमेश चंद्र मीना भी होंगे। वो चूँकि वहाँ सूचना केंद्र में काम करते थे तो उन्होंने हमें गिफ्ट में बोला कि यहाँ हम यात्रा भ्रमण के लिए हमारी बस चलती है, सुबह और शाम को छोड़ती है यहाँ, आप मेरी साहित्यिक यात्री होंगे और आपसे कोई किराया नहीं होगा, आप बस निश्चित दिन बताइए, उस दिन आप आसपास पहाड़ के 25 किलोमीटर आसपास के इलाके में कुफरी वगैरह घूम करके आएंगे और वो क्रिकेट का मैदान जो सबसे ऊंचे स्थान पर है वहाँ तक जाएंगे और राजा का पटियाला राजा का जो महल है वहाँ भी ये यात्रा करवाएंगे। तो इसके तहत मैं उस बस की यात्रा उमेश कुमार सिंह हम दोनों करते हैं। ये एक अलग ही संस्मरण होगा। ऐसा हर नोट से मुलाकात हुई। मुलाकात में उन्होंने कई बातें की कि मैं आपको बताऊं इस शहर के बारे में, मेरी कई कहानियों में, उपन्यासों में इस शहर का ही चित्रण होता है। आप ये देखेंगे कि जिस ट्रेन से बैठ करके आप यहाँ आते हैं वो कोई 101 किलोमीटर आप तलहटी से चल करके शिमला तक पहुँचते हैं, जिसमें 101 गुफाएं से गुजर करके ट्रेन आती है। अंग्रेजों का कमाल देखिए कि इस पहाड़ पर कहाँ किस किस स्थान से ट्रेन की पटरियाँ बिछाई जा सकती है, इसके लिए उन्होंने खूब खोजबीन की। लेकिन सहारा मिला उसको एक गुजर बकरी चराने वाले से, और उन्होंने बाकायदा उस बकरी चराने वाले की एक मूर्ति लगाई और कहा कि ये बकरी चरवाहा हमारा इंजीनियर था। कहते हैं कि वो बकरी चराने वाला अक्सर बकरी चराते चराते 100 किलोमीटर नीचे तक चला जाता था और वापस शिमला आता था। ऐसा वो कई बार करता था और इसी रास्ते से चुनते चुनते उसको यह अनुभव हो गया। तब वो अंग्रेज़ों को भी खोजबीन करते करते इस गुर्जर का पता चला और इस गुर्जर ने उन अंग्रेज़ों को गाइड किया। और हरनोट कहते हैं कि मैं इस गुर्जर को लेकर के और इस ट्रेन का पटरियाँ बिछाने का अंग्रेज़ों का जो आइडिया इसको लेकर के नायक उस गुर्जर को बनाते हुए एक उपन्यास लिखने वाला हूँ। उस उपन्यास का इंतजार रहेगा और इन दिनों आ गया होगा तो मैं मंगा करके उसे पढ़ूंगा। ये मेरे लिए एक रोचक विषय इसलिए होगा कि वो लेखक से हम मिले, लेखक ने मैं साहित्यिक यात्री के रूप में यात्रा करवाई और उस ट्रेन से भी हमने यात्रा की। लेकिन ट्रेन की नींव जिसने रखी वो अंग्रेज़ थे और साथ में वो गुर्जर भी था। तो उमेश कुमार सिंह इस यात्रा में भी हमारे साथ रहे। प्रकृति पहाड़ की हर पल बदलती है। इस रूप में आप इसे पहचान सकते हैं कि अगर आप अपने आवास से निकले और शिमला में कहीं भी गुजर रहे हैं, कब बादल छा जाए और बादल छा करके कब बरस जाए इसके बारे में कोई गारंटी नहीं। एकदम आसमान खुला हुआ है, धूप निकली हुई है, पल भर में बादल आएंगे और पल भर में बरस जाएंगे। इसलिए शिमला वासी अक्सर अपने हाथ में छतरी रखते हैं। और दूसरी बात, अगर बरसात हुई तो जो सुबह होगी, शाम को आप सोए कंबल ओढ़ करके, सुबह उठे ऐसा लगता है कि जैसे मई में आप सोए और दिसंबर में उठ रहे। इस तरह से इस प्रतीक का अर्थ आप समझ सकते हैं मैं जो कहना और बताना चाहता हूँ कि शिमला का मौसम इस तरह से बदलता है। गर्मी में बरसात होती है और बरसात और गर्मी में दिसंबर जैसी ठंड सुबह उठते ही आपको महसूस होगी। बिना जर्सी पहने आप बाहर
घूमने नहीं निकल सकते और दिन में बिना छाते के नहीं निकल सकते। इस तरह से यहाँ की प्रकृति अपना रूप बदलती है। ये यात्रा है या संस्मरण? तो मैं बता दूं कि यात्रा और संस्मरण में अंतर होता है। यात्रा वो यात्री की आंखों से देखी हुई होती है जो बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं या शिमला भी आते हैं एक दिन के लिए, लेकिन संस्मरण वो होता है जो महीनों रहा हो और महीनों बाद उस पर लिखता हो इस स्मृति के आधार पर। तो वो संस्मरण में वो गहराई आती है। सिर्फ यात्रा में उस भूगोल का चित्रण ज़्यादा होता है, लेकिन संस्मरण में जीवंत अनुभव व्यक्तियों से व्यक्ति चरित्र भी उभर करके आते हैं। तो इस संस्मरण में आपको व्यक्ति चरित्र बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा ऐसे पात्रों का नाम लेना चाहूँगा। शिवराज सिंह बैचेन। डॉक्टर शिवराज सिंह बैचेन जब मैं जेएनयू में था और निचले तले पर अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी श्री हमारे साथ एमफिल एमए पीएचडी किया। उनको जो आवास मिला मैरिड हॉस्टल जिसमें मैं भी रहा वो भी रहे, शिवराज सिंह बैचेन से परिचय वहीं हुआ। और यही कारण था कि मैं जब मुझे पता चला कि दलित साहित्यकार के रूप में शिवराज सिंह एक मकाम हासिल कर चुके हैं, तो 2007 में जो संगोष्ठी दलित साहित्य की हुई महाविद्यालय में, उसके वो चीफ गेस्ट बनते हैं। और उसके एक साल बाद लगभग वे जब अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी करते हैं डॉक्टर अंबेडकर का दलित साहित्य पर प्रभाव जैसे विषय पर, तो मैं पत्रवाचक पहले सत्र का पहला पत्रवाचक बनता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया। इस तरह से मैं पहली बार वहाँ पहुँचा और एसोसिएट के रूप में बाद में 3 महीने तक रहने का अवसर मिला। पहली बार उनके साथ रहने का अवसर मिला जब वो अपनी आत्मकथा लिख रहे थे। उस आत्मकथा की प्रूफ रीडिंग की और मैंने उसका मूल्यांकन भी किया था। ये अनुभव शिवराज सिंह बैचेन के साथ रहा। मेरे गुरुवर डॉक्टर वीर भारत तलवार, जिन्हें आदिवासी चिंतक के रूप में सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, परिचय की तो बात ही नहीं है। गुरुवर रहे, 4-5 साल उनसे पढ़ा उनके सानिध्य में जेएनयू परिसर में। और मेरे बुलावे पर आदिवासी संगोष्ठी में वीर भारत तलवार का आना, निर्मला पुतुल का आना, वारू सोनवड़े का आना, तब वीर भारत तलवार मेरे वहाँ पत्रवाचक होने पर अध्यक्षीय उद्बोधन देते हैं। उनके आवास पर हम मिलते हैं, लंबी चर्चा होती। एक साक्षात्कार भी मैंने रघुवंश मणि जो उत्तर प्रदेश से आए थे, अंग्रेजी लेकिन हिंदी के कवि थे अच्छे खासे। इनके अलावा शिवराज सिंह के अलावा दलित कलम के धनी नैमिष राय, जो नाटककार भी रहे, उपन्यासकार भी रहे, और आज वे बुद्ध पर काम करते करते चीवर धारण कर चुके हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो चलाया जो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इन्होंने भी एक गोष्ठी की थी, उसमें मैंने पत्रवाचन किया और वो ये फेलो के रूप में। आप एक जिक्र हो रहा था माल रोड का। माल रोड, अगर आप शिमला जाते हैं आम यात्री के रूप में, तो हो सकता खुदा न खास्ता आप भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला न पहुंच पाएँ। वैसे तो अधिकांश पढ़े लिखे यहाँ जरूर आते हैं, लेकिन माल रोड जाए बिना कोई भी यात्री अपनी यात्रा को पूर्ण विराम नहीं दे सकता। माल रोड पर क्या है? ये चर्च जैसी इमारत दिखाई दे रही है, वहाँ एक चर्च है खूबसूरत, जो माल रोड से सीधे जाएंगे सबसे पहले चर्च दिखाई देगी और बगल में इंदिरा गांधी की भव्य मूर्ति दिखाई देगी, सबसे ऊंची और सबसे लंबी। इंदिरा गांधी का देखना, चर्च का दिखाई देना, और वहाँ पर माल रोड की दूसरी खूबी है लोअर मार्केट, जो लगभग आधा किलोमीटर नीचे होगा। बस स्टैंड से चढ़ता है, लोअर मार्केट से ठीक ऊपर चढ़ते हैं, तो आधा घंटे की यात्रा के बाद सीधे माल रोड पर चढ़ाते हैं। आधा किलोमीटर दोनों तरफ बाजार सजा रहता है, नीचे सब्जी मंडी होती है, ऊपर जो जो चढ़ते जाएंगे छोटी छोटी दुकानें,
जहाँ पर उन्हीं कपड़ों के सामान मिलेंगे, मैंने भी खरीदारी की थी। एक अलग अमूर्त अनुभव होता है जब हम उस लोअर मार्केट से ऊपर चढ़ते हैं और उन दुकानों का देखना, गर्मी मई के महीने में भी आपको पसीना नहीं आएगा, ये एक अनोखा अनुभव होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है, माल रोड की जो बड़ी खासियत है कि वहाँ पर किसी भी तरह के वाहन अलाउ नहीं है। वैसे भी लोअर मार्केट से जब आधा किलोमीटर आप चढ़ेंगे तो आप खुद अपने शरीर को ढो कर के ले जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि वहाँ से वो साइकिल भी चला के ले आए, इसलिए चढ़ना पैदल ही होगा। और अगर आप माल रोड से सीधे उच्च अध्ययन संस्थान के लिए पैदल चलते हैं तो विधानसभा के पास ही गाड़ियां रोक दी जाती है आधा किलोमीटर पहले। माल रोड पर पैदल यात्री ही दिखाई देंगे। ये अनुभव ऐसा है जो विश्व के शायद किसी शहर में होगा, भारत के किसी शहर में ऐसा नहीं है कि जहाँ वाहन पर रोक हो। तो यहाँ पर पोल्यूशन वैसे ही नहीं है, वॉइस पोल्यूशन नहीं, एयर पोल्यूशन नहीं, हरितमा फैली हुई है। और ऐसे में जब केवल लोग ही गुजरते हो, न पों न टेंटे, महज यात्री वहाँ गुजरते हैं, खरीदार वहाँ गुजर रहे हैं, या बाजार देखने वाले पर्यटक गुजर रहे हैं, देसी विदेशी सब तरह के। हाँ, अगर नहीं है तो वो नहीं है जो बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा करते हैं। उनकी यात्रा के धाम बद्रीनाथ केदारनाथ होते हैं शिमला में, माल रोड में। माल रोड वो जाते हैं जो पढ़े लिखे अत्यधिक या वैश्विक पर्यटक या उच्च मध्यम वर्गीय, वो यहाँ पहुँचते हैं। अक्सर चंडीगढ़ से अक्सर इसी तरह की यात्री अपनी गाड़ी से यात्रा करते हैं। जब उनको सूचना मिलती है कि पहाड़ पर बर्फ गिरती है तो नीचे से गाड़ियों का रेला चलता है। इसी तरह का एक यात्रा मैंने भी की थी, जिसका आगे मैं जिक्र करूँगा। शिमला बनाम तीर्थ और उच्च अध्ययन संस्थान में फ़र्क क्या है? मेरे लिए उच्च अध्ययन संस्थान ही तीर्थ यात्रा है। बद्रीनाथ केदारनाथ जिनके लिए है उनके लिए उच्च अध्ययन संस्थान नहीं है, और जिनके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा नहीं है उनके लिए यात्रा शिमला में स्थापित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, जहाँ मैं 2 बार हिमाचल विश्वविद्यालय में मैं ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए पहुंचता हूं, और 3 बार यहाँ, इस तरह से 5 बार मुझे, और 6ठी बार शिवराज सिंह बैचेन द्वारा आयोजित संगोष्ठी में जाना। इस तरह से यहाँ यात्रा मेरी बराबर होती है। और इस संस्मरण कोहरे में बारिश आपके सामने। मिथिला से आए हिंदी साहित्य के जिन्होंने मिथिला चित्रकारी पे शोध पत्र पढ़ा था, इस तरह से हिंदी के मेरे अलावा मिथिला से आए, दूसरा खगड़िया से आए, तीसरा वर्धा से आए डॉक्टर उमेश कुमार सिंह। इनके अपने अपने विषय पर पत्रवाचन हुआ था। जबलपुर से दुबे ने ओशो रजनीश पर पत्रवाचन किया, इसका मैं थोड़ा जिक्र कर दूं। और इससे राम पूजन सिंह के बारे में बता दूं कि राम पूजन सिंह हिंदी के होते हुए भी अक्सर इंग्लिश में बोला करते थे, चाहे कुछ टूटी फूटी हो। लेकिन मेरे बार बार कहने पर कि भाई मादरे भाषा में बात कीजिए, मैं अंग्रेजी ज़्यादा नहीं समझता हूँ, इसके बावजूद मुझसे अंग्रेजी में बोलते थे। और वहाँ अंग्रेजी माध्यम ही था, जैसे JNU अंग्रेजी माध्यम है, उच्च अध्ययन संस्थान में सिर्फ हिंदी साहित्य वाले ही हिंदी में बात करते हैं। ये एक लेकुना था मेरा या उस संस्थान का। तो राम पूजन सिंह पता नहीं किस मानसिकता के शिकार थे कि वह मुझसे भी हिंदी में बात करते शर्माते थे, जबकि मैं बार बार कह रहा था। तो इस तरह से हम आपको, चूँकि ये व्याख्यान लंबा हो गया,
लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कुछ फेलों के बारे में, जिससे ये गहराई और गंभीरता का पता चल सके कि उच्च अध्ययन संस्थान में कौन कौन जाते हैं। फेलों के रूप में भालचंद नेमाड़े महाराष्ट्र से पहुँचे थे, जो हिंदू उपन्यास के राइटर के रूप में जिनकी ख्याति फैल चुकी थी। और घोंसले, हिंदी में जिसे घोंसले कहते हैं, वो उपन्यास मैंने वहीं पढ़ा था। और जब बाद में पता चला कि हिंदू की रचना वो वहीं बैठ कर के कर रहे थे, तो मुझे अभी 2-3 साल पहले वो मिला और मैंने पढ़ कर के देखा कि वाकई में ये उपन्यास परंपरागत और सनातनी हिंदुओं को पढ़ना चाहिए कि धर्म क्या है और हिंदू कहलाना क्या है। ये फर्क इस उपन्यास में, लगभग 400-500 पेज का उपन्यास पूरे विस्तार से कहानी को व्याख्यायित करता है। रघुवंश मणि जो अंग्रेजी के होते हैं, हिंदी में कविता करते थे। मैं इनसे काफ़ी प्रभावित था और मेरे लेखन से वो भी एक बात कहते थे कि आप जिस पर लिखते हो उस पर तो यहाँ रहते ही हो, लेकिन आप हर 6 दिन में एक लेख तैयार कर रहे हो। लगता है 2-3 महीने में आप यहाँ एक किताब पूरी तैयार कर सकते हो। और उन्होंने एक वक्तव्य और दिया था कि आप उद्देश्य परख लेखन करते हैं, चूँकि मैं सहराना पर काम कर रहा था और अगला विषय भी मेरा दूरी तपे तीर था और तीसरा विषय 1084 की माँ और उसकी हिंसा नक्सलवाद से जोड़ के गई थी। तो इन तीनों विषय जो आदिवासी होने के कारण उन्होंने ऐसा कहा था कि आप उद्देश्य परक लेखन करते हैं, यानी एक उद्देश्य लेखक का होना चाहिए और आपने ये निर्धारित कर रखा है। जबकि लोग वहाँ किसी भी विषय पर जो आपने पीएचडी का काम किया जा सकते हैं, पत्र वाचन कर सकते हैं। आपका स्वागत है। इसी तरह से समाजशास्त्री सेठ साहब, जो समाजशास्त्र में फेल होते हैं, अपनी पत्नी के साथ लकड़ी लेकर के चला करते थे। और जब मेस में हम खाना खाते तो हमारी वार्तालाप हुई। बोले कि रमेश चंद जी, आप राजस्थान से आए हैं, आपका विषय क्या है। मैंने बताया कि पुन्नी सिंह का सहराना उपन्यास जो शहरियों पर आधारित है, वो शहरियों पर कम से कम लिखा गया है। और ये उपन्यास, चूँकि मैंने पीएचडी स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास साहित्य में की थी, इसलिए मैं चाहता था कि एसोसिएट के रूप में भी इस उपन्यास जो मेरे बाद में हाथ लगा है, इस पर करना चाहता हूँ। वो बोले कि मैं बहुत खुश हुआ कि आप शहरियों पर काम कर रहे हैं। लोग दूसरे क्या सोचते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बेहद खुश हुआ। और अगला विषय क्या होगा, इस तरह से हमारे बीच में बात हुई। इस तरह से मुझे लगा कि भालचंद नेमाड़े हिंदू के लेखक से बात हुई और जितने भी वहाँ लेखक आए थे उन सब से वार्तालाप हुआ। खास करके जो हिंदी माध्यम से या हिंदी माध्यम से बात कर लेते थे उनसे गहनता से बात हुई। निमिषराय ईश्वरा सिंह बेचैन और डॉक्टर योगी श्रीकांत एक तरह से मेहमान के रूप में वहाँ थे, 1 रात 2 रात रहे थे। उनसे बातचीत हुई तो उनकी बात ही बात में एक बात निकल के आई कि क्यों आते हैं यहाँ। ये सवाल मुझे उस व्यक्ति से मिला जो यहाँ का फेलो रह चुका है और साथ में 16 पुस्तकें लिख चुका था। तब तक मेरी एक भी पुस्तक नहीं आई थी। पुस्तकें आने का क्रम 13-14 में आया, शुरू होता है और ये 2011 की बात है। तो 16 पुस्तकों के लेखक जब भी कहता है कि यहाँ क्यों आते हैं, ये काम आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं बेशक। और उसके बाद मैंने घर बैठ के सारी किताबें लिखी थी, ये क्रम जारी रहा। लेकिन इसके बावजूद जब पूरी तरह से आप वहाँ रहते हैं, सुबह से शाम सोने के अलावा एक ही काम करते हैं और घर रह कर के आप 10 काम में से एक काम लेखन या पठन पाठन का स्वाध्याय का कर सकते हैं। तो 99% काम वहाँ लेखन का होता है और यहाँ 10% आपको वक्त मिलता है घर गृहस्थी, कॉलेज का काम, महाविद्यालय का काम, विश्वविद्यालय का काम। ऐसे में जो वक्त मिलेगा, जितना वक्त मिलेगा उसी में तो आप काम करेंगे। तो इसलिए उच्च अध्ययन संस्थान जो बनाया गया है उस पर इस तरह के सवाल योगी श्रीकांत जब भी कहते हैं, कह सकते हैं, अपने अपने विचार है।
आप वहाँ जाकर के भी कर सकते हैं इसका औचित्य क्या है। और भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट इसी ताक में लगे होते हैं कि संस्थान को किस तरह से हम अपने कब्जे में ब्यूरोक्रेट के लिए उपयोग में लेने के लिए या इसे 5 स्टार होटल में बदलने के लिए इस्तेमाल करें। ये सारे सारे शिक्षा विरोधी जो निजीकरण कर रहे हैं शिक्षा का, जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वो इस भव्य इमारत का वो जो शोध करने वाले शोधार्थी है उस रास्ते को भी खत्म कर देना चाहते हैं, दफन कर देना चाहते हैं। और नेता इसमें सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं कि अच्छा अब बंद करिए। तो डॉक्टर योगी सिकंद कुछ इसी तरह की बात करते हैं। यहाँ पर निर्मल वर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, दूधना सिंह जैसे राइटर भी रह करके काम कर चुके होते हैं। चलिए, ये तो मैंने फिर आपको संस्मरण सुनाया, लेकिन संस्मरण में क्या है, मैं पेज नंबर 119 पर एक पैरा पढ़ करके सुना देना चाहूँगा कि वहाँ पर हाँ बात चल रही थी हिंदी के राम पूजन सिंह की। तो राम पूजन सिंह एक तरह के जोली अंदाज के व्यक्ति है, हाँ हाँ करके हंस देना और दूसरों को बेवजह चने के झाड़ पर चढ़ा देना भली भांति उन्हें आता है। सो लोग उन्हें बाबा और पाठ पूजा में लगे रहने के कारण बाद तक आते आते ढोंगी बाबा कहने लग जाते हैं। ये प्रतिदिन न केवल 2 घंटे कुछ पूजा जैसे करेंगे, अपितु हर 1-2 दिन में शिमला में स्थित किसी मंदिर में पहुंच जाएंगे, बल्कि मंदिरों को ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं, ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं। यहाँ ऐसे लोग अक्सर मिल जाते हैं, चाहे वे जबलपुर से आने वाले ओशो पर विचार करने वाले ही क्यों न। मंदिर की तलाश और प्यास इनमें इतनी है कि जितनी विषय शोध में हो तो बात ही अलग हो। राम पूजन सिंह मानते हैं कि हर मंदिर में एक ही बात है, हर जगह की हरियाली लगभग एक जैसी है। जब वह पिछली बार धर्मशाला जा चुके हैं, फिर से इस वर्ष भी धर्मशाला जाकर वो आते हैं। पिछले साल जिन मंदिरों में जा चुके होते हैं, इस वर्ष भी पुनः पुनः उन्हीं मंदिरों में जाते हैं। कामना देवी तो कई बार चले जाते हैं। जागो हनुमान ऐसे स्थल है जिस पर जाने के लिए मुझसे हर 3 दिन में पूछ लेते हैं, मीणा जी जागो चलेंगे? मेरा भी एक ही जवाब होता है, जब लोअर मार्केट से चढ़ते हैं तब आपने एक दिन दिखा दिए थे और मैंने इतनी दूर से उन्हें साफ साफ देख लिया था। फिर सैकड़ों फीट की चढ़ाई चढ़कर जाना मैं उचित नहीं समझता। फिर वहाँ जाकर क्या देखना, हर शहर में हनुमान देखे जा सकते हैं, सो मैं किसी भी मंदिर में जाना उचित नहीं समझता। मेरा इतना कहने पर भी वे है कि बाज नहीं आते या भूल जाते कि शायद इनके अंदर भी भक्ति का स्रोत फूट पड़े। एक भक्त बार बार कोशिश करता है, इसी उम्मीद में वह बराबर पूछ लेते हैं। प्रभु प्रभु का स्वर उच्चारण करते हुए राम पूजन सिंह भक्ति काल के संत से प्रतीत होते हैं। अनामिका के हाल ही में आए उपन्यास तिनके पास पर अपना पत्र पढ़ते हैं। उत्तर आधुनिकता और तिनके पास सब खुश हो जाते हैं उनकी तत्सम प्रदान शुद्ध हिंदी सुनकर। वे भी बड़े खुश लगते हैं, पत्र अच्छा रहा ऐसा सभी मानते हैं। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। एक लेख, पुस्तक समीक्षा और शोध पत्र में क्या अंतर है? वे हंसने लगते हैं। मैं समझ गया हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। इसमें मैंने किसी को उद्धृत नहीं किया, अपनी बात कह दी, इसलिए आप सवाल उठा रहे हैं। मैं बोला, ये सवाल मैं सत्र की अध्यक्ष से कर रहा हूँ, वे बताएं। वे भी कुछ राम पूजन की खुशी को कम नहीं करना चाहते, जैसा कि बंगाल से आए एक फेलो ने सुनकर कह ही दिया, अगर आप ऐसी हिंदी बोलेंगे तो हमारे कुछ भी समझ नहीं आएगा। राम पूजन का पर्चा उपन्यास की उत्तर आधुनिकता पर होता है, पर वे ऐसे न जाने कितने ही शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं और उत्तर आधुनिकता पर चलते चलाते बोल लेते हैं। पर उत्तर आधुनिकता उपन्यास में कितनी है, किस तरह से है, किस रूप में है, जिक्र तक नहीं किया गया। और गैर हिंदी भाषी उनकी भाषा के जाल में फंस कर कह बैठते हैं कि पर्चा अच्छा रहा, बधाई हो। एक भक्त मंदिर का स्थापत्य देख रहा और किसी तरह से 10-12 घंटे निकाल कर पूर्व समझ और भाषाई कमाल से, भाषाई पांडित्य से पुस्तक समीक्षा जैसा कुछ लिख दिया गया। पता चला कि उपन्यास में उत्तर आधुनिकता जैसा कुछ है ही नहीं है।
मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। इसके बावजूद मंदिर में ही ढूंढे जा रहे हैं, और ऐसा भक्त उत्तर आधुनिकता पर पुस्तक में क्यों कर ढूंढेगा। इसी तरह का दूसरा पात्र जबलपुर से आए दुबे, जिन्होंने ओशो पर पत्र पढ़ा था, और मैंने ओशो पर उनसे सवाल जवाब किया था। और वहाँ फेलो होने का मतलब, एसोसिएट होने का मतलब भी यही निकल के आता है कि आप सवाल जवाब करें, वाद संवाद करें। तो मैं अगले एपिसोड में अगर आपके भी कोई सवाल हो तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि सवाल जवाब से ही ये उच्च अध्ययन संस्थान की इमेज बनती है। और ये संस्मरण सुन करके आप एक फेलो, एक एसोसिएट का मैंने नमूना पेश किया। दूसरा भी इसी तरह का है, जो बची हुई बात मैं पुनः रखूँगा, लेकिन आपके सवाल अगर आए तो मैं ऐसा कर सकूँगा। जय हिंद।